अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ हमजा बिन सारिद और मैं एक इरासस मंडे स्कॉलर हूँ। और मैं अंडर स्कॉलरशिप फिलहाल कंटिन्यूसली अपना स्पेन में स्टडी कर रहा हूँ, और देन मेरा नेक्स्ट ईयर इटली में है, देन जर्मनी में है। तो आज के स्कॉलरशिप सेशन को जो कि अपना ऑर्गेनाइज किया है यूनिवर्सिटी हब पाकिस्तान में, और इसका टॉपिक है तुर्की बर्सारी स्कॉलरशिप। तुर्की बर्सारी स्कॉलरशिप बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी तीनों कैटेगरीज के लिए अवेलेबल है, और इसकी कंप्लीट डिटेल आज हमें जैन अली भाई बताएंगे। जैन अली भाई स्कॉलरशिप पर, तुर्की बर्सारी स्कॉलरशिप पर ही तुर्की में पढ़ रहे हैं इन द कुर्बा यूनिवर्सिटी अदाना। और इनका फील्ड क्रॉप्स में मास्टर्स है। ये बेसिकली इनकी बैचलर्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से है, फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। और इसके अलावा इनका जो अभी करंटली स्कॉलरशिप का प्रोजेक्ट है वो कलेक्टिवली ज्वाइंट है जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी से। तो उसके लिए हालिया ये जर्मनी भी आए थे। खैर हमारी मुलाकात नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। और इसके अलावा जैन भाई इंशाल्लाह भी स्टार्ट करेंगे सेशन को, और बाकायदा ए टू जी आपके कंप्लीट गाइड भी करेंगे। उसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप सब एट द एंड अपना हैंड रेज कीजिएगा। अभी कुछ लोगों के हैंड रेज हैं, बट क्वेरीज अभी नहीं ली जा सकती, क्योंकि एक बार ही सारा डिटेल में जैन भाई डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एट द एंड आपको वन बाय वन अनम्यूट किया जाएगा, और देन आप अपने जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओवर टू यू जैन भाई, काइंडली आप अनम्यूट करें और जी अस्सलाम वालेकुम। हमजा भाई, बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। तो बस मैं कुछ करेक्शन करता चलूँ। एक तो ये है कि मैं जो येतेबे और इसका जो आईएसडीबी का जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसका स्टूडेंट हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो न्यू कमर्स को के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कि इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो चुकरोवा यूनिवर्सिटी है। लास्ट टाइम जब मैं वहां पे गया था इंटरव्यू के लिए, तो मैंने भी सेम वर्ड जैसे हमजा ने यूज किए ऐसे यूज किए थे। और वहां पे जो बंदा था वो अच्छा खासा गुस्से हो गया मुझ पे, ना कहता यार तुमने तो नाम भी पता उस यूनिवर्सिटी का भी। मैंने कहा मुझे कौन सा टर्की छाती है अभी। तो खैर, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है ना आप सबको? हमजा भाई कंफर्म करना जरा। जी जैन भाई आप परफेक्टली ऑडिबल हैं, और सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके, कोई मसला नहीं। तो ऐसे है कि जी, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि तुर्की, ये दो बुर्स बोलते हैं स्कॉलरशिप को, कि उस पे नाम लिखे। अब जो टर्की का नेम है वो उन्होंने चेंज करवा दिया है, क्योंकि पहले ये टर्की था, तो टर्की एक बर्ड के नाम से भी मेरे ख्याल से मैच करता है, तो इसलिए उन्होंने फिर इसका नाम तुर्कीये रखा है अब। तो टर्की ने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी तुर्कीये है। और बुर्स बोलते हैं स्कॉलरशिप को, तो तुर्की बुर्स कर यानी कि जो टर्की के स्कॉलरशिप्स हैं वो। तो ये जो टर्की स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये उन्होंने 2012 में स्टार्ट किया था अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपनी लैंग्वेज को, ठीक है। और दूसरा जो उनका मोटिव था वो ये था कि जितने भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो हाईली डिजर्विंग है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2012 में। जब पहले साल उन्होंने स्टार्ट किया था, तो मेरे ख्याल से तब एप्लीकेंट थे उनके 40,000 एप्लीकेंट्स थे, ठीक है, जिन्होंने अप्लाई किया था इसमें, मतलब। तो लेकिन अभी लास्ट टाइम जो 2023 में उनका जो हुआ है सेशन, जो उन्होंने सेलेक्ट किया था, उसमें उनके तकरीबन 1,70,000 मेरे ख्याल से एप्लीकेंट्स थे टोटल, जिन्होंने अप्लाई किया था। और राउंड अबाउट 168 डिफरेंट कंट्री से एप्लीकेंट्स मौजूद थे वहाँ पे। तो इस तरह बस उन्होंने अपने कल्चर के लिए और लैंग्वेज के लिए इस तरह इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। तो अभी अब तो ऑन जो है चल रहा है। अब तो अभी उन्होंने मजीद ये जो 2020 में निकाला है आईएसडीपी के साथ जॉइंट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया हुआ है। तो इस तरह है ये, ठीक है। हम सब फॉरवर्ड करो जरा स्लाइड्स आगे। अच्छा जी, तो पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज अ स्टूडेंट, जब हम लोग स्कॉलरशिप हंटिंग के लिए निकलते हैं, तो हमें जो मेन जो हमारा टारगेट होता है कि जब जो स्कॉलरशिप हमें अवेल हम कर पाते हैं या होगी, हमें उस हमें प्रोवाइड क्या करेगी। तो सबसे पहले कि अच्छा स्कॉलरशिप है, ट्यूशन फीस में आपकी कवर्ड होती है, फिर 1 ईयर लैंग्वेज कोर्स होता है, फ्री एट ऑल, ठीक है। अकोमोडेशन वो प्रोवाइड करते हैं आपको, फ्लाइट टिकट्स होती हैं, रिटर्न फ्लाइट टिकट देते हैं आपको, हेल्थ इंश्योरेंस पूरा आपको कवर होता है, मंथली स्टाइपेंड देते हैं। और ये स्टाइपेंड वेरी करता है बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, इवन के पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जो आते हैं उनके लिए।
उसकी अमाउंट जो है आगे आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस की हुई है कहीं पे, वो भी बता दूंगा मैं। तो हम जरा फॉरवर्ड करो जरा इसको। हाँ, तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहले चलो स्टाइपेंड के मैं बताता चलो। स्टाइपेंड इस तरह होता है कि जो बैचलर्स के लिए होते हैं ना, बैचलर वालों के लिए उनका स्टाइपेंड होता है 3,500 तुर्किश लिरा, ठीक है। और जो मास्टर्स के लिए है वो 5,000 है। और जो पीएचडी के लिए है वो 6,500 है। इसके अलावा डॉर्मिट्री जो है वो आपकी पेड होती है, ठीक है। अगर आप उसके थ्रू आते हो, ये वाईटीबी जो होते हैं इसको ये थे भी बोलते हैं ये लोग। तो अगर ज्वाइंट प्रोग्राम पे आते हैं तो वो अलग से आपको डॉर्मिटरी तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, डॉर्मिटरी के पैसे जरूर देते हैं। तो वो जो डॉर्मिटरी के पैसे होते हैं वो 3,000 हैं। जो यहाँ पे जितने भी सिटीज हैं उनके लिए, सिवाय दो सिटीज के, अंकरा और इस्तांबुल, इस्तांबुल के। जो लोग अंकरा और इस्तांबुल में सिलेक्ट होते हैं उनके लिए 4,000 है ये जो डॉर्मिटरी की अमाउंट है। और जो दूसरे बाकी जो सिटीज के लिए है वो 3,000 है। और अब नेक्स्ट करो हमजा। तो जो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो बैचलर्स के लिए एटलीस्ट जो आपका लास्ट डिग्री था उसमें जो है 70% जो है आपके स्कोर होने चाहिए। मास्टर्स के लिए 75% है। और कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए जो ये जो आपकी परसेंटेज है वो हाई होनी चाहिए, जैसे कि मेडिसन है, ठीक है, डेंटिस्ट के लिए है या फार्मेसी है, इनके लिए आपके जो लास्ट डिग्री है वो एटलीस्ट आपने 90% स्कोर के साथ एंड की हो। और जहाँ तक दूसरा फैक्टर है वो एज का होता है। एज जो है बैचलर्स के लिए जो है 21 से कम हो, मास्टर्स के लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स है, 30 से कम हो, पीएचडी जो है 35 साल के लिए, और जो रिसर्च वाले हैं वो पोस्ट डॉक्टरेट के लिए यानी जो प्रोजेक्ट्स में आते हैं वो 50 साल तक वो उनको अलाउ है। तो दूसरी ये बात कि हाउ टू अप्लाई, अगर हम स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करने की बात करें तो इस सबसे मेरे ख्याल से जितनी भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स आती हैं सब में से अप्लाई करने का तरीका जो है वो इस स्कॉलरशिप में सबसे आसान है। मैं सिंपल सा तरीका है, आप लोग वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे तुर्की बुर्सारी लिखते हो, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है अगर आप राइट साइड टॉप पे देखो तो वहाँ पे ऑप्शन होता है लॉग इन का। वहाँ पे जाके पहले आप रजिस्टर करते हो, रजिस्टर करने के लिए आपको अपना एक ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। ये पासवर्ड अपना सेलेक्ट करते हो, वहाँ पे रजिस्टर कर लेते हो खुद को। उसके बाद आपके ईमेल पे एक लिंक भेज देते हैं, वो लिंक में जाके कंफर्म कर देते हो और अपना एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर लेते हो वहाँ से। तो अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हमें। डॉक्यूमेंट्स पहला जो है वो हमें पासपोर्ट चाहिए होता है अप्लाई करने के लिए। आप आईडी कार्ड पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आईडी कार्ड की बजाय अगर आप पासपोर्ट पे अप्लाई करते हो तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पासपोर्ट होता है। फिर वो अगर आईडी कार्ड पे अप्लाई करते हो तो कहते हैं इस बंदे ने तो कोई पासपोर्ट भी नहीं है इसके साथ, तो वो थोड़ा सा आपके जो सिलेक्शन चांसेस को अफेक्ट करता है। दूसरा जो है रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं। जो लास्ट आपने जो डिग्री जहाँ जिस यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज जहाँ से की है वहाँ के टीचर से आपको दो रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं। और बाकी इसके अलावा आपकी जो डिग्रीज हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, डिप्लोमास हैं, जो भी आपके साथ है वो चीज़ें सारी चाहिए होती हैं। इवन के जो लोग 7वें सेमेस्टर में होते हैं आई थिंक एट दैट टाइम, या 7वें या 8वां चल रहा होता है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ये कि जब तक इंटरव्यू से पहले पहले उन्हें अपना ट्रांसक्रिप्ट या जिसे हम डीएमसी बोलते हैं वो लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में वो शो करवानी होती है। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट दो चीज़ें होती हैं ना, जिसमें आपकी सिलेक्शन जो है मोस्टली बेस्ड करती है, वो होता है लेटर ऑफ इंटेंट आपका और रिसर्च प्रपोजल। ये दो चीज़ें होती हैं जिसमें अक्सर मैं अभी तक मतलब स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं जब भी वो, जैसे ही ये एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, मतलब ये एप्लीकेशन स्टार्ट होती है मेरे ख्याल से 10 जनवरी से स्टार्ट होती है और 20 फरवरी तक, फरवरी लास्ट डेट होती है इसकी। तो फिर ये कैसे लिखना है रिसर्च प्रपोजल, लेटर ऑफ इंटेंट कैसे लिखना है। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आइडियाज हमेशा अपने यूटिलाइज करो, यूज करो। दूसरों से मशवरा जरूर लो, अपने आपके जो सीनियर्स हैं या आगे पीछे, लेकिन जो आपकी अपनी स्किल्स हैं ना उनको यूटिलाइज करने की कोशिश किया करो। बजाय इसके कि आप किसी का ऑलरेडी किसी से आप कहोगे मुझे अपना वो सेंड कर दें लेटर ऑफ इंटेंट या रिसर्च प्रपोजल, मैं उसको देख के लिख लूंगा,
तो इस तरह, या आइडिया ले लूंगा, तो आइडिया वो डायरेक्ट बता रहे हैं आपको कि आपने इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह आपने लेटर ऑफ इंटेंट लिखना है। जैसे लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं कैसे लिखना है। लेटर ऑफ इंटेंट में सबसे एक तो है कि बहुत ज्यादा बड़ा लेटर ऑफ इंटेंट लिखना है, मैक्सिमम एक या एक से 1.5 पेज मैक्सिमम कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इवन के वो वर्ड लिमिट्स भी वहां पे मेरे ख्याल से उन्होंने लिखी होती है कि मैक्सिमम इतने वर्ड्स का हो, ठीक है। तो लेटर ऑफ इंटेंट में सबसे पहले आप एक एक से दो लाइन में अपना इंट्रोडक्शन दो कि मेरा नाम ये है, मैं इधर से हूँ, ठीक है, बस इससे मजीद और कुछ आगे नहीं लिखना। फिर आपने लिखना है कि आप कर क्या रहे हो। आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है उसको लिखो। अगर कर रहे हो तो लिखो कि मैं इस सेमेस्टर में हूँ अपनी इस यूनिवर्सिटी में, इस ये मेरा फील्ड है, ठीक है। उसके बाद फिर लिखो कि आपने ये फील्ड क्यों सिलेक्ट किया, मतलब उसका थोड़ा सा रीजन दे दो कि इस तरह मेरा ये माइंडसेट है, ये मैंने प्रॉब्लम्स देखी। अब फर्स्ट में मोस्टली हम लोग जो ये स्कॉलरशिप होल्डर्स होते हैं यहाँ पे जो आते हैं, वो मोस्ट ऑफ स्कॉलरशिप होल्डर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर के होते हैं, ठीक है। मेरा खुद भी एग्रीकल्चर था, जैसे हमजा ने बताया पहले। तो मैंने जब लिखा था कि एग्रीकल्चर जो है उसमें क्या प्रॉब्लम फार्मर्स फेस कर रहे हैं, ठीक है, कि नॉन अवेलेबिलिटी है क्वालिटी सीड की, उन्हें क्वालिटी सीड नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर क्वालिटी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, वो बड़ा प्रॉब्लम है। फिर उनको जो है सही उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जाती है। जो न्यू कल्टीवर्स होते हैं, हाई यील्डिंग कल्टीवर्स हैं, उनका सीड उन तक मैसर नहीं होता है, इस तरह के इश्यूज। इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए मैंने जो अपना माइंडसेट इस तरह बनाया कि मुझे एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है और फिर एग्रीकल्चर के बाद पीबीजी में जाना है। मैंने ये भी रीजन लिखी कि पीबीजी मैंने क्यों सेलेक्ट की, जिसे हम प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स बोलते हैं। तो फिर मैंने ये लिखा था कि जो सीड होता है उससे सारी एग्रीकल्चर की सारी गेम स्टार्ट होती है, सीड से। अगर आपकी जर्मिनेशन नहीं है तो आप क्या करोगे जाके फील्ड में, कुछ भी नहीं। मतलब वो तब ये पीबीजी वाले अपने वो थोड़ा बढ़ाने के लिए कह देते हैं कि पूरा एग्रीकल्चर लाइव सीड पे करता है। तो बाकी फील्ड्स भी वहाँ मौजूद है, वो तो उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है तभी की। तो क्या उसे कहते हैं, फिर इस तरह ये चीजें लिख के, लेकिन थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे मोटिवेशनल लिखना होता है आपको कि आप में ये इतना हुआ है पोटेंशियल, और इस तरह यूटिलाइज करके चीजें लिखने का। फिर जो उसके अलावा आपका फिर फ्यूचर माइंडसेट आपका वो क्या है, प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान, ठीक है। उसको लिखने के लिए जब मैंने फर्स्ट अपनी, हर बंदा अपनी फील्ड से रिलेटेड ही लिखता है। मैंने लिखा था कि फर्स्ट एग्रीकल्चर क्यों सेलेक्ट किया, ठीक है, कर लिया। उसके बाद मेजर मेरा क्या था, वो हो गया। अब मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, और जो करूंगा उससे क्या आउटपुट हासिल होगा, जो आउटपुट आ रहा है वो किस वे में बेनिफिशियल होगा सबको, वो चीजें सारी डिस्कस करके इस तरह आप 1 से 1.5 पेज में लेटर ऑफ इंटेंट लिख देते हो। फिर आते हैं रिसर्च प्रपोजल का। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, लाइक मैं भी बैचलर में था, इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था रिसर्च प्रपोजल लिखने का, ना ही आइडिया होता है इतना किस तरह लिखा जाता है। तो बस ट्राई करो कि जितना रिसेंटली पब्लिश्ड डेटा होता है ना उससे लिखो, लेके डेटा उसको एज सच कॉपी पेस्ट ना करो, उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करके, ठीक है, अच्छे से सेटअप करो। फिर अगर फर्ज करो एग्रीकल्चर वाले हैं तो मैं उनको ये रेकमेंड करूंगा कि किसी भी, अब जब आप लिखते हो ना, किसी भी क्रॉप को मजीद स्पेसिफाई ना किया करो वहां पे कि मैं इस क्रॉप पे ही करना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसे होता है समटाइम, आप किसी क्रॉप पे, मैं पहले भी हमसे बात कर रहा था इस बारे में, किसी क्रॉप पे लिख देते हो, क्रॉप को स्पेसिफाई कर देते हो, फिर वो क्रॉप वहां पे कल्टीवेट हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, वो उस पर काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो इस तरह ट्राई करो कि आप जनरल एग्रीकल्चर को लेके चलो, लेकिन उसको इम्प्रूवमेंट के लिए आप जो जो भी टेक्नोलॉजी लिखते हो या जो भी आपका वे है उसको उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि मैं इस तरह काम करके एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है, या फिर आजकल क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, इतने सारे एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं, बायोटिक स्ट्रेसेस हैं उधर, उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। फिर अभी ये न्यू आइडिया चल रहा है उसका, जीवास का, ठीक है, जिनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज, उसके रिलेटेड। बाकी तो फील्ड के मुताबिक तो मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं अपनी फील्ड को यूज करते हुए एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो उनको स्पेसिफाई करते हुए जनरल जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट है उस पर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल तैयार कर सकते हो। अब रिसर्च प्रपोजल में क्या, नॉर्मली सिंपली जब अगर आपको कभी आपने रिव्यू आर्टिकल लिखा हो या इस तरह कुछ आइडिया होगा आपको, तो वहाँ पे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आपको ये सच, तो वहाँ पे उन्होंने सच मांगा नहीं होता है इसमें, इस स्कॉलरशिप के लिए। बस आप एक आपका साइंटिफिक राइटिंग में कितना पोटेंशियल है उसको चेक करने के लिए कि उन्होंने दिया हुआ है कि आप कितना अच्छा लिखने का पोटेंशियल है आप में कि नहीं है। तो उसके लिए
इंट्रोडक्शन लिखो अच्छा सा, ठीक है, मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी लिखो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि यार मेरा तो इतना तजर्बा नहीं है, मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी में कैसे लिखूं। तो आप पेपर जब ओपन करते हो, उसी जो भी आपका रिसर्च इंटरेस्ट है उसमें जाके, तो वहां से आप उसका आइडिया ले सकते हो, ठीक है। मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी लिखो, फिर उसके जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव लिख दो कि अगर ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ या जो मेरा एक्सपेरिमेंट का जो प्लान है, अगर ये वर्क करता है तो इसका बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। इस तरह करके आप जो है अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो कंप्लीट कर लेते हो। स्लाइड फॉरवर्ड करो यार। तो दो चीजें थोड़ी सी काइंडली ना एक्सप्लेन करते हैं, एक तो आइल्स के बारे में, और दूसरा अगर आप होप सर्टिफिकेट पर एक्सपीरियंस पे कर लेते हैं, बताइए कि नहीं कर सकते। किस बेस पे? आइल्स का या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर का आगे कंफर्म करते हैं यहाँ पे, और दूसरा हाँ सर्टिफिकेट के बेस पे कर सकते हैं अप्लाई कि नहीं। ठीक है ठीक है, अच्छा इस तरह होता है। फिर यहाँ पे जब आप अप्लाई कर लेते हो ना, फिर एक यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट आ जाती है, ठीक है। फिर आप वो प्रेफरेंसेस बोलते हैं उसको, ठीक है, आप प्रेफर करते हो यूनिवर्सिटीज को। अब मैंने जब तब की थी तो मैंने रैंकिंग की बेस पे की थी, किस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ज्यादा थी, और फिर कुछ सिटीज मुझे पसंद थे उनके अकॉर्डिंग मैंने पहले मैं जो हाई रैंकिंग वाली थी वो सिलेक्ट की, फिर जो मुझे सिटी पसंद थे उनकी बेस पे मैंने उनको कर लिया। अब ऐसे होता है कि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो टर्किश ही है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में इवन के मोस्ट कुछ डिपार्टमेंट्स भी इंग्लिश में होते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज फुली इंग्लिश बेस्ड होती हैं, ठीक है। उनका जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश होता है। तो आप उसके लिए फिर कहते हैं कि हम लोग कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उस फैसिलिटी को, उसके लिए आप लोगों के पता क्या बोलते हैं उसके, आइल्स, अगर आइल्स आपने दिया हुआ है और आपके अच्छे बैंड्स हैं, अच्छे से मुराद ये है कि अगर आपने पास किया हुआ है, तो आप अपने आइल्स का स्कोर जो है या फिर टोफल टेस्ट दिया होता है उसका स्कोर यूज कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई करते वक्त आप सर्टिफिकेट अपलोड करते हो, वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, ठीक है। फिर उस पे जो आप इंग्लिश वहाँ पे अपलोड कर सकते हो अपना आइल्स का और ये। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर मैं अपलोड करूँ तो मुझे क्या जो इंग्लिश का डिपार्टमेंट है वो मुझे अवेल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट सिर्फ उन कंट्रीज के लिए वैलिड है जहाँ पे जो लैंग्वेज ऑफ जो है कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश है। लाइक अफ्रीकन कंट्रीज में, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में जो उनकी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो इसलिए उन कंट्रीज को अलाउड है कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश जो है उनको जरूरत नहीं है आइल्स की, वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे। और राइट, और होप सर्टिफिकेट पे भी कर सकते हैं। हाँ होप सर्टिफिकेट, हाँ होप सर्टिफिकेट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट करो आप छठे या सातवें सेमेस्टर में हो तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से होप सर्टिफिकेट बनवाते हो कि मेरा जो डिग्री प्रोग्राम है ये जो है इस एक वो डेट लिख देते हैं। फर्ज करो आप अगर 2025 में होने जा रहे हो ग्रेजुएट, या 2024 के एंड में कह लो जुलाई में, तो वो आप जाते हो वहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का जो डीन, आपके फैकल्टी का जो डीन ऑफिस है वहाँ पे, मेरे ऐसे हमारे यूएफ में तो ऐसे होता था, वहाँ पे जाके उनसे कहते हैं कि मुझे जी एक होप सर्टिफिकेट बना दें जिसमें ये लिखा हो कि इस बंदे ने इस डेट पे ग्रेजुएट हो जाना है, तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, फिर आता है इवेलुएशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे कि एप्लीकेशन इसकी एंड होती है, लास्ट डेट होती है इसकी 20 फरवरी, ठीक है। जब आप जैसे ही खत्म होता है ये, फिर वो आपकी इवेलुएशन स्टार्ट कर देते हैं। आपके जो एप्लीकेशंस होती है ना उनकी, वो 2-3 मंथ का टाइम होता है। मेरे ख्याल से मार्च और अप्रैल अप्रैल के एंड तक वो जो है इवेल्यूशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। फिर वो ईमेल्स करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ईमेल्स आपको ईमेल आना स्टार्ट हो जाती हैं मई में स्टार्ट हो जाती हैं। फिर मई से जून तक जो है वो आप ईमेल्स आती रहती हैं, ठीक है। अब क्योंकि इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, फिर उनको कुछ को रिजेक्शन की ईमेल जाती है, कुछ को एक्सेप्टेंस की जाती है, कई कुछ को बुनिया जाती है, तो बस इस तरह फिर वो 1-2 महीने उसमें लग जाते हैं। फिर जिनको ईमेल जाती है जो सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यू के लिए पहले ईमेल जाती है, फिर वो लोग जो जिनको इंटरव्यू की ईमेल आती है फिर वो लोग इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के बाद फिर उनकी फाइनल सिलेक्शन होती है। इंटरव्यू के बाद वो डिसाइड करते हैं कि आपको फाइनली उन्होंने सेलेक्ट किया है या नहीं किया।
और मीनवाइल जो बैचलर के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक टेस्ट होता है, उनको टेस्ट देना पड़ता है। तो वो टेस्ट मोस्टली जो है उसका कोई क्राइटेरिया सच तो नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली जैसे हमारा किसी ने गेट या नेट वगैरह को टेस्ट दिया इस तरह का टेस्ट होता है वो भी। मैथमेटिक्स का, जनरल नॉलेज का, स्टैटिस्टिक्स के बेस पे कुछ वो जो क्या बोलते हैं उनको, आपके इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले, इस तरह वो टेस्ट होता है। हाँ मतलब स्लाइड फॉरवर्ड करना जरा। हाँ अब अगर किसी का क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें आप लोग। ऑलराइट, थैंक यू काइंडली, जिनके क्वेश्चंस हैं वो अपने हैंड रेज कर लें, तो आपको वन बाय वन अनम्यूट करते हैं और क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं जैन भाई से। ऑलराइट, काफी ज्यादा हाथ खड़े हो चुके हैं। उमर दराज, अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर, ये पूछना ये था कि यानी कि टर्किश जो लैंग्वेज है वो सीखना यानी कि उसका कोई बेनिफिट भी होता है कि अगर पहले सीख लिया जाए या उसका कोई कोर्स कर लिया जाए, इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए बेनिफिशियल है, इस तरह का कोई है? हाँ उसमें ऐसे होता है कि हमने ये ना अलाउ कर दिया करो, मैं भी कर रहा था, तो वो कह रहा था कि होस्ट आपको अलाउ नहीं कर रहा है। मेरी सॉरी, ये सब सिक्योरिटी लगाई है ना, आपको पता है ना, अच्छा अच्छा, फिर जी जी रैंडमली सर। लोग शुरू हो जाते सही हैं, सही, लेकिन हाँ अब बस। मैं आगे से ख्याल रखूंगा, ठीक सॉरी। ठीक, नहीं नहीं कोई इशू नहीं। तो वो ऐसे होता है यार, लैंग्वेज का आप कोर्स है ना वो 1 साल का, मैंने जैसे शुरू में बात की थी कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम था ही उनका, जो मोटिव यही था कि अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को प्रमोट करना, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज सीख के, ऑलरेडी आपको टर्किश लैंग्वेज आती है, तो जितना मुझे आइडिया कि एक एग्जाम होता है इनका अनकरा में डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट वो अगर एग्जाम दो जाके, आपको ऑलरेडी आती है, और C1 का एग्जाम होता है, आप उसमें बैठो, आपको पास कर जाते हो, तो फिर आप अपना डिपार्टमेंट जो है स्टार्ट कर लेते हो। लेकिन मैंने जितना देखा है कि ये कुछ कंट्रीज हैं, जैसे ये लोग क्या से बोलते हैं यार, कजाकिस्तान वाले या इस तरह, ये जो आते हैं इनको ऑलरेडी टर्किश लैंग्वेज आती होती है, लेकिन फिर भी वो लोग जो है अपना स्टार्ट टॉमर से ही करते हैं, टॉमर बोलते हैं जहाँ पे लैंग्वेज सिखाते हैं ये लोग। तो वो स्टार्ट वहीं से करते हैं लैंग्वेज का, लेकिन फिर भी अगर आपको आती होती है, फिर एक बेनिफिट ये होता है कि आप जो है वो क्या उससे बोलते हैं, एक एग्जाम होता है इनका ऑनलाइन मेरे ख्याल से, उसमें अप्लाई करना पड़ता है। फिर आप अगर पास कर जाओ तो वो सर्टिफिकेट देते हैं C1, और अपना अपना डिपार्टमेंट जो है स्टार्ट कर लेते हो। थैंक यू। मोहम्मद आकिब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी मेरा वालेकुम एक सवाल है मेरा ये सवाल है कि लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था PhD के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि सिलेक्शन नहीं हुई। लाइक जो प्रपोजल अपलोड करना होता है, सेक्शन बने होते हैं, लाइक मटेरियल एंड मेथड के, देन मतलब कि लिटरेचर रिव्यू, बैकग्राउंड, एब्स्ट्रैक्ट, इस तरह से। तो उसकी समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से लिखना है। वो जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो ना अब आप देखो, एक तो आप जनरल आइडिया लिखते हो ना, एब्स्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी जो आपका पूरा जो है उसे बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल है, उसकी एक समरी होती है, ठीक है। वो तो आपने शॉर्टली उसको वहां पे डिस्क्राइब करना होता है एब्स्ट्रैक्ट में। फिर आता है बैकग्राउंड का। अब बैकग्राउंड में हमेशा उस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं जो आपका मेन इंटरेस्ट है उस रिसर्च में, ठीक है। उस चीज पे फोकस करके उसको बैकग्राउंड में पिक कर देते हैं। फिर मटेरियल मेथोडोलॉजी, जैसे मैंने पहले ही बताया, अब आपका फील्ड क्या है मुझे तो नहीं पता है, तो उस फील्ड के जो भी आप लिख रहे हो उससे रिलेटेड आप रिसेंट जो जितने भी आपको रिसर्च पेपर्स मिलते हैं उनसे एज सच 100%
वो जो आप उसके अकॉर्डिंग लिखो, ऐसा सच कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ एक मटेरियल में प्रपोज्ड प्लान लिखते हो सिर्फ वहां पे, आप इसलिए इतना वो उसको नहीं करते कि 100% सही ही हो तो फिर मैं जी कर पाऊंगा, अदरवाइज तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप पेपर से उसके रिलेटेड जितना भी आपको इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको यूज करके एक मटेरियल मेथडोलॉजी और बना लेते हो उसके अकॉर्डिंग। लाइक मेरी फील्ड जो है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है, और मेरा मास्टर जो है वो फूड एंड न्यूट्रिशन में है। तो इस हवाले से कुछ कर सकते हैं कि मुझे किस तरह से डेवलप करना चाहिए? अब देखो फूड न्यूट्रिशन पे हो ना, फर्ज करो आप, अब मुझे जितना मुझे आइडिया है, लास्ट टाइम मैंने भी मैं एग्रीकल्चर है मेरा, जो पहले ही मैंने बात की एग्रीकल्चर में कर रहा हूँ। तो क्वालिटी की, अब देखो फूड न्यूट्रिशन है ना तुम्हारा, फर्ज करो कि तुम क्वालिटी पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे हम लोग काम करते हैं क्वालिटी में, मैं अपनी फील्ड से रिलेट करते हुए तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है उसका, तुम्हारी जो फील्ड है मेन उसका, ठीक है। अब क्वालिटी में क्या होता है, फर्ज करो जैसे हम लोग मैं काम कर रहा हूँ ये ना वीट वाइल्ड जेनेटिक्स पे, ठीक है। तो लास्ट टाइम इस प्रोजेक्ट में गया था क्वालिटी एनालिसिस के लिए, ठीक है। हम लोग चेक करते हैं उसमें, ठीक है जी, कि अब देखो तुम्हें पता है कि वीट में ग्लूटेन मौजूद होता है, ठीक है। और ग्लूटेन बहुत ज्यादा लोगों के लिए एलर्जी का बायस भी बन रहा है आजकल, ठीक है। तो वो ग्लूटेन के लेवल को कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो वीट ब्रीडर्स हैं। लेकिन मसला क्या है, जैसे ही आप ग्लूटेन लेवल को कम करते हो तो आपका डो अच्छा नहीं बनता है, जिससे आपकी ब्रेड बनती है, ठीक है। अब फर्ज करो मुझे इस पे रिसर्च प्रपोजल लिखना हो, ठीक है, कि जी मुझे क्वालिटी इंप्रूव करनी है वीट की, लेकिन ग्लूटेन लेवल को इस तरह मैं मैनेज करूं कि वो जो है उसकी डो भी बनती रहे, और जो उसका अ, हम कहते हैं ना जिस लेवल पे एलर्जी स्टार्ट करता है लोगों को, उस लेवल से कम आ जाए, ठीक है। फर्ज करो मैं क्या कर रहा हूँ कि जी उस करेक्टर को जो कंट्रोल करने वाले जीन्स पे फर्ज करो मैं कहता हूँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि उस पूरी टेक्नोलॉजी का पूरा जो फ्लुएंसी के साथ जो उसका बनता है उसको लिखूंगा, कि इस तरह मैं इसको स्टार्ट करूंगा, ये इसके फ्यूचर बेनिफिट्स होंगे। इस मटेरियल मेथोडोलॉजी, जैसे कि किसी पेपर में फर्ज करो मैं यूज करता हूँ किसी पेपर से, मैं उसका रेफरेंस दे देता हूँ कि जैसे उसने ये चीजें इस तरह मैं डिजाइन करूंगा, इस तरह इनको इम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है। ये इसके ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। उन सारी चीजों को रखते हुए उधर एक मटेरियल मेथोडोलॉजी लिख लेता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जियाउल्लाह अशरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें ये पूछना है कि हम जो प्रेफरेंसेस देते हैं, 12 प्रेफरेंस देनी होती है यूनिवर्सिटी की। फॉर एग्जांपल अगर मेरा मेजर है प्लांट पैथोलॉजी, तो उसमें प्लांट प्रोटेक्शन की एक फील्ड तो है ही, उसमें साथ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की भी फील्ड हैं, जैसे कि स्मार्ट एग्रीकल्चर है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, दूसरी भी हैं। तो आप क्या उसमें कहना कहेंगे कि मतलब हमें वो भी उसमें कोई चूज़ करनी चाहिए, या सिर्फ प्लांट प्रोटेक्शन को ही चूज़ करना चाहिए वहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते वक्त? यार पता क्या है, अब ऐसे होता है कि मेरे अब यहाँ पे, अब तुम डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो ना, जैसे हमारा था प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, लेकिन यहाँ पे फील्ड क्रॉप्स के नाम से डिपार्टमेंट, ठीक है। अब फील्ड क्रॉप्स बेसिकली एग्रोनॉमी है, ठीक है। लेकिन ये मैटर नहीं करता है, फिर डिपेंड करता है आपका सुपरवाइजर का रिसर्च एरियाज क्या है, आपका थीसिस का टाइटल क्या है, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्लांट प्रोटेक्शन है फर्ज करो, और फर्ज करो कि आगे जब आप अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन एंटोमोलॉजी का भी आ रहा है, ठीक है, जो इंसेक्ट से डील करते हैं, तुम उसमें एक से मेरे ख्याल से 3 डिपार्टमेंट या 2 डिपार्टमेंट तुम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी अप्लाई कर लो, ठीक है। अब प्लांट प्रोटेक्शन वाला है, ठीक है, अब वो पीवीजी में भी अप्लाई करना चाहिए उसको। क्यों? वो इस तरह के जो अब हम काम करते हैं, हमें भी तो डिजीज रेजिस्टेंस पे काम करना होता है, ठीक है। तो तुम ऐसा सुपरवाइजर सेलेक्ट करो जो वायरसेस पे, ठीक है, उसके अलावा बैक्टीरिया पे, या फिर उस पे निमाटोड्स पे काम कर रहा हो, उसको कर लो। जरूरी तो नहीं है कि तुम्हें अब तुम वो प्लांट प्रोटेक्शन में ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट यही है मैं भाई डिग्री जो लेनी है उस पे मेरा प्लांट प्रोटेक्शन ही लिखा हो, तो प्लांट प्रोटेक्शन नहीं कर लो। लेकिन 2 डिपार्टमेंट तुम सेलेक्ट कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है।
अब मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे, उनका मेजर पीपीजी करके आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे इनरोल है प्लांट प्रोटेक्शन में, काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में। तो इस तरह भी होता है। जी जी, बहुत शुक्रिया। और सेकंड ये है कि अ, ये जो हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं वो तो आपने बता दी है ना कि हमने लिटरेचर रिव्यू करके बनाना है। तो वो इस तरह ही हम डिजीज़ के हवाले से भी जनरल बना सकते हैं कि या एक स्पेसिफिक डिजीज़ को वहाँ पे। हाँ, अब देखो, वो डिजीज तुम स्पेसिफिक कर सकते हो, लेकिन क्रॉप स्पेसिफिक ना करो। जैसे कुछ डिजीज होती हैं जो कॉमन होती हैं, ठीक है। अब फिर फर्ज करो तुम कुछ कोई फंगल डिजीज लेते हो, ठीक है। अब वो टोमेटो है या पोटैटो है या इस तरह कोई भी, अब कोशिश करो कि, या फिर अब तुम फर्ज करो डिजीज पे काम करते हो, डिजीज समटाइम क्रॉप स्पेसिफिक भी होती हैं, ठीक है। जैसे कॉटन लीफ कर्ल वायरस है, वो कॉटन पे ही आती है, ठीक है। लेकिन उसका जो वेक्टर है, वाइट फ्लाई है, वो और भी क्रॉप को अफेक्ट करता है, डिफरेंट दूसरों को। लेकिन उसमें डिजीज का नाम माइट भी और हो, ठीक है। फिर तुम वहां पे क्या करते हो, अब वहां पे फिर जब तुम उस रिसर्च प्रपोजल को डिजाइन करते हो ना, तो अब तुम्हारी क्रॉप भी स्पेसिफिक है, डिजीज भी स्पेसिफिक है। तो फिर जिस चीज के थ्रू तुम उसकी रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो ना, उसको जर्नल कर लो, उस वे को, ठीक है। वो अब तुम्हारा वे मुझे नहीं पता, तुम इंसेक्टिसाइड्स के थ्रू करना चाह रहे हो, पेस्टिसाइड्स के थ्रू करना चाह रहे हो, वो तुम्हारा तुम्हारा क्या माइंडसेट है, वो तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर उस चीज को ऐसे करो कि वह जनरल हो, ठीक है। फिर क्रॉप स्पेसिफिक करने में इस तरह होता है कि एटलीस्ट तुम इतना कंफर्म कर लो कि वो क्रॉप वहां पे कल्टीवेट होती भी है कि नहीं, अगर होती है तो वहां पे उसका डिजीज अटैक है भी कि नहीं। अब फर्ज करो हमारा कॉटन लीफ कर्ल वायरस लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा उसका डिजीज अटैक था, यहाँ पे माइट भी हो भी ना, तो कहेंगे यार हमारे पास तो ऑलरेडी यहाँ पे डिजीज अटैक ही नहीं है। तो इतना ऐसे तो नहीं, डीप में तो नहीं जाते हैं। तो आपकी इवेलुएशन करते हैं एप्लीकेशंस की, लेकिन फिर भी ऑन द सेफ साइड तुम कह लो कि इस तरह कर लो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी लिखने में तो फिर स्पेसिफिक भी कर दो, बस वो तो फिर किस्मत होती है बाद में। लेकिन एटलीस्ट इतना आइडिया अपने जहन में रखो कि जो मैं काम कर रहा हूँ वहां पे ऑलरेडी हो रहा है, हुआ है कि नहीं है, उसकी जरूरत भी है वहां पे कि जी श्योर। नहीं। या थर्ड समटाइम्स, क्वेश्चन ये। हाँ, एक बात सॉरी। और कहूंगा, उसको समटाइम कुछ न्यू आइडियाज होते हैं, वो न्यू आइडिया जरूर लेके आओ, क्योंकि नई चीज हमेशा सबके लिए इंटरेस्टिंग होती है। जी जी। जी थर्ड क्वेश्चन ये था कि जो हमारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की मेल्स आती हैं तो उसमें कितने परसेंट चांसेस होते हैं फिर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं वो, मतलब जिनको इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं। अच्छा, अब जब इंटरव्यू होता है ना, अब इंटरव्यू आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल पे बहुत डिपेंड करता है। समटाइम्स जो आपको इंटरव्यू में, मेरा नहीं ख्याल वो आपकी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन समटाइम जो रैंडमली मुझे जो आया था वो बियोलॉजी में एक्सपर्ट था। मेरा जो फील्ड था वो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स था, और उसने जो मुझसे क्वेश्चन किए थे उस टाइम पे, उनमें से एक दो का आंसर मुझे नहीं आता था, लेकिन मैंने उसको इस तरह उसको टैकल किया कि उसे लगा कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है, एग्जैक्ट वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह होता है। लेकिन इंटरव्यू में ये होता है कि आपको 70% चांस होता है कि आपको 60%, 60 से 70% चांस होता है कि इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। जी जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ठीक, कोई मसला नहीं। Next one, Miss Nabila Bibi. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था, जो मेरा मेजर है ना वो बॉटनी का है, लेकिन जो मैंने रिसर्च की है वो प्लांट पैथोलॉजी में की है। तो मैं कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूंगी कि मुझे डिग्री मिले वो बायोलॉजिकल साइंसेज से हो या तो बॉटनी से हो। कैसे कैसे मुझे समझ नहीं आया, सॉरी, मैं ना थोड़ा वो, अभी दोबारा क्या पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन? जी जी, जो मेरी मेन डिग्री है ना, जो मेरा डिपार्टमेंट है वो बॉटनी से है। अच्छा, जो मैंने रिसर्च की है वो की है प्लांट पैथोलॉजी में फंगस पे। ठीक है। तो अब जब मैं स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने लगूंगी, क्या उधर बॉटनी का ही ऑप्शन होता है या बायोलॉजिकल साइंसेज वाले स्कूल का या लाइफ साइंस? आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई करना, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, पीएचडी। क्या?
आप PhD। पीएचडी के लिए, ठीक है। अब आप ये डिपेंड करता है, आप जब सिलेक्ट कर रहे हो, हमें फर्ज करो आप बॉटनी की बेस पे सिलेक्ट कर रहे हो ना, फिर आप अपना जी ऑप्शन होता है कि आप अपने रिसर्च जो है उसको अपलोड कर सकते हो, थीसिस जब अपलोड करोगे फिर उस थीसिस की बेस पे जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हो आप कर सकते हो, क्योंकि जो आपकी इवैल्यूएशन करेगा बंदा वो आपके थीसिस को एक नज़र देखता है, उसे आइडिया हो जाता है कि हाँ इसका जो मेजर था वो तो ये था, लेकिन जिसका थीसिस है वो ये था, इससे रिलेटेड था, इसलिए ये आगे मजीद इस पे काम करना चाह रही है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बॉटनी के रिलेटेड भी डिपार्टमेंट होते हैं, और ये जो मेरे ख्याल से डायरेक्ट क्रॉप साइंस के नाम से वहाँ पे डिपार्टमेंट होते हैं, आई थिंक सो, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर लेते हो डिफरेंट डिपार्टमेंट में। जी सर। Alright, next Ikrama Chopra. Mohammad Ikrama Chopra. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो है ना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वो फुल प्रोफेसर से लेना कंपलसरी है या असिस्टेंट प्रोफेसर से भी लिया जा सकता है? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। अच्छा। और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास आइट्स नहीं है, ना मेरे पास टोफल है, तो क्या मैं ये अप्लाई कर लूँ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पर और बाद में आइट्स कर लूँ? इज इट पॉसिबल? ये ऐसे होता है, पहली बात ये है कि कोशिश किया करो जब आप लोग रिकमेंडेशन लेटर लेते हो ना, ठीक है, जी तो जो बंदा जिस फील्ड में आप ले रहे हो, लेकिन अब ट्रेंड इंटरनेशनल तो ऐसी है कि जिस बंदे का नाम हो ना उसका रेफरेंस हो आपके लिए, तो वो भी बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है। पहली बात ये, फिर वो डिपेंड नहीं करता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे अप्लाई करना और फिर उसके लिए देना, फिर आपको लैंग्वेज, देखो आप डायरेक्ट कभी भी डिपार्टमेंट स्टार्ट नहीं करते हो, अगर आपके पास इंग्लिश आइल्स है भी ना, आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी तुर्किश, ठीक है। एक साल लैंग्वेज कोर्स लेना सही। पड़ेगा, लैंग्वेज का एक कोर्स जी करने के बाद जो आपका डिपार्टमेंट है फिर आप उसको इंग्लिश में कंटिन्यू कर लेते हो। और जिनका डिपार्टमेंट तुर्किश में होता है, फर्ज करो अगर उनके सुपरवाइजर को इंग्लिश आती है और वो अलाउ करता है, तो वो भी अपना थीसिस या जो खासकर जो मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपना थीसिस राइटअप जो है वो इंग्लिश में कर लेते हैं। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि अब मेरी फिजिक्स है, इसमें मैंने ना मेजर रखा था मटेरियल्स फिजिक्स। आगे जो मैं रिसर्च कंटिन्यू करना चाहता हूँ वो मैं करना चाहता हूँ सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। बेसिकली वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स मटेरियल्स फिजिक्स की ही ब्रांच है। हम्म। तो उसमें कोई खास कोई वो तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो मेरी थी एमएससी फिजिक्स, अब मैं मास्टर के लिए करना चाहता हूँ। तो उसमें हमारे कोर्स में कहीं पर भी सेमीकंडक्टर का कोई नहीं है, जस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक्स के हमने दो दो कोर्सेज पढ़े हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर फिजिक्स का कोई कोर्स नहीं पढ़ा, मटेरियल्स फिजिक्स पढ़ी है। नहीं, वो इतना डिपेंड नहीं करता है यार, आप अपना जब फर्ज करो तुम फिजिक्स सेलेक्ट करते हो ना, फिर ऐसे जी होता है, आप जनरल फिजिक्स सेलेक्ट कर लेते हो जब आप अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है। फिर जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, जब आप यहाँ पे आते हो, फिर आप जब सुपरवाइजर सेलेक्ट करते हो ना, ठीक है, आप अपना जो रिसर्च प्रपोजल है, ठीक है, वो सेमी कंडक्टर्स पे लिखो। फिर जब आप सुपरवाइजर सेलेक्ट करने जाते हो तो आप फिर उसके रिसर्च एरियाज को चेक करते हो, उसको सेलेक्ट फिर आप करोगे जो सेमी कंडक्टर्स आपके रिसर्च इंटरेस्ट पे काम कर रहा हो। सही हो गया। थैंक हम्म। यू सर। वेलकम। Next, Sabah Aziz. अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हम रिकमेंडेशंस लेटर बनाते हैं, तो आजकल पाकिस्तान में आपको ट्रेंड पता है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस का है, तो क्या ये ज़रूरी होता है कि पीएचडी आपका टीचर हो जो आपको रिकमेंडेशन लेटर बना के दे? क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस के अंदर हमें जिन टीचर्स ने पढ़ाया है वो खुद एमफिल थे। तो एक तो इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दें, और सेकंडली सीवी कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और सीवी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? अच्छा जी, ये बात, ये डिपेंड नहीं करता, कंपल्सरी नहीं है कि आपका जो रिकमेंडेशन लेटर है वो प्रोफेसर से ही बना हुआ हो। आपने लास्ट जो आपका डिग्री लेवल था जहाँ से वो आपने किया था, बेसिकली रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है कि आपके वो जो उसको बताता है स्किल्स को, कि ये बच्चा कितना वो है, टारगेट यानी क्या से बोलते हैं, कितना डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, ठीक है, कितना सीरियस है अपने काम के लिए, उन चीज़ों को, ठीक है।
तो उसका एक रिकमेंडेशन होता है ये, ठीक है, कि बहुत पंक्चुअल है, हार्ड वर्किंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो अब उसके लिए आप अपना वो डिपेंड नहीं करता है पीएचडी है, एमफिल है, अगर आपके वो पर्सनैलिटी को अच्छे वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देता है, ठीक है, तो वो काम कर जाता है आपके लिए। हाँ, दूसरा सीवी के लिए, अब सीवी इस तरह होता है कि आजकल तो हजारों फॉर्मेट्स हैं सीवीज के, तो सीवीज में बस आप कोशिश करो आप अपना एक्सपीरियंस जो उसको ऐड करने की, जो आपने इंटर्नशिप्स कहीं पे की हो, ठीक है, जो आपका फील्ड एक्सपीरियंस हो, वो चीज़ें सारी ऐड करो। फिर आपको जितने अवार्ड्स मिले हैं, माइट भी वो स्कॉलरशिप हो सकती है, जैसे हमारे लैपटॉप मिलता है, ठीक है, फिर आपने जो एक्स्ट्रा लिए हो उन चीज़ों को इंक्लूड करो अपनी सीवी में। उसके अलावा क्या हो सकता है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो ऐड करो उसको अच्छे से। बस इन चीज़ों से यूज़ करके आप अपनी सीवी को इम्प्रूव कर सकते हो। मतलब माइट मैं अपनी सीवी में तो मैंने लिखा था कि मुझे लैपटॉप मिला था, ठीक है, फिर मुझे अपने उसके बेस पे स्कॉलरशिप मिला था यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसके अलावा क्या था, मेरे पास सर्टिफिकेट भी थे उन चीज़ों के, मैंने वो भी अपलोड किए थे। फिर मैंने एज अ ट्यूशन सेंटर भी काम किया था, एक ट्यूशन ट्यूटर के तौर पे भी काम किया था एक ट्यूशन सेंटर में, उसका मेरे साथ सर्टिफिकेट था, वो भी मैंने अपलोड किया था कि मैंने 1 साल काम भी किया है एज अ ट्यूटर। तो इस तरह चीज़ें ऐड करके तो आप अपने सीवी को इम्प्रूव कर लेते हो। बाकी फॉर्मेट मैटर नहीं करता है, बस सिंपल बनाओ उसको, ज़्यादा वो स्टाइलिश बनाने की जरूरत नहीं होती है, बस अच्छी वो सीवी स्ट्रांग हो, आप जो आपने चीज़ें लिखी हैं वो मैटर करती हैं। Alright, next 2019 HE 8357 जो भी आपका नाम है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, डीबीएम कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आप एमफिल के लिए अप्लाई करते हैं ना पोर्टल के ऊपर, तो आगे 3 ऑप्शन आते हैं सर। एक वो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, एक जो आप बता रहे थे वो जो उनका आमसू पता नहीं इस तरह करके कुछ है, एक आर्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो सर हम किसमें एलिजिबल है, किसमें अप्लाई करें मास्टर के लिए? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि रिसर्च प्रपोजल मास्टर के लिए रिक्वायर्ड है कि नहीं? इसको एड्रेस कर दें सर, थैंक यू। रिसर्च प्रपोजल मास्टर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन लिखते तो अच्छी बात है मास्टर्स के लिए, मतलब कह लो कि कंपलसरी ही है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था यार आपका? हाँ, वो ग्रेजुएट मास्टर ग्रेजुएट 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 स्कॉलरशिप प्रोग्राम को सेलेक्ट करना होता है आपने। सही, ठीक होगा सर, थैंक यू। यार, लेकिन सर जी ये शाबाश। था कि अगर स्कॉलरशिप आपको यूरोप से मिल रही है, मतलब कि आप ने अप्लाई किया था यूरोप में किसी जगह पे, एशिया में आपने मुख्तलिफ क्या ना कंट्रीज में अप्लाई किया था, सऊदी अरब से भी मिल शेरोज भी जाती थोड़ा है। सा ऊंचा बोल सकते हैं। अच्छा सर, एक मिनट। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स आती हैं यूरोप में से भी, काफ़ी जो कंट्रीज हैं उसमें से आती हैं, तुर्की की आ गई या सऊदी अरेबिया की आ गई। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिले यूरोप में तो उसको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए या तुर्की को या सऊदी अरेबिया को, या एशिया में कोई भी कहीं पे भी, चाइना में जैसे आती हैं एग्रीकल्चर की काफ़ी। तो इसके बारे में बता दीजिएगा। और दूसरा, अगर तुर्की में बंदा अप्लाई करता है तो आगे उसका फ्यूचर में यानी कि स्कोप क्या है, वो कहते हैं कुछ जॉब्स देते हैं जैसे पीआर वगैरह जैसे यूरोप में मिल जाता है, या इस तरह की कुछ, तो इसके बारे में गाइडेंस देंगे सर। यार अब देखो ना, ये तो उस पर डिपेंड करता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो पंजाबी में हमारे कहते हैं कि जिन्ना क्यों पाएंगे, जिन्नी खांड पाएंगे उतना मीठा होता है। तो जिन्नी ये खांड तेन देंगे उन्हें इतना मीठी लगनी है। जाहिर गल है, अगर आप जाते हो यूरोप में, ठीक है, वो वहाँ पे स्कॉलरशिप स्टाइपेंड जो होता है वो ज्यादा होता है, फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज इतना बैरियर नहीं होता यहाँ पे जितना यहाँ पे तुर्की में है। मतलब यहाँ पे लैंग्वेज ना हो अगर आपके पास, तो बहुत बड़ा बैरियर है यहाँ पे लैंग्वेज का, ठीक है। फिर जहाँ तक जॉब का है ना, जॉब मिल जाती है यहाँ पे, कुछ पाकिस्तानी हैं वो एज अ टीचर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कुछ वो प्राइवेट भी काम कर रहे हैं सीड कंपनीज में, या इधर उधर आगे पीछे कंपनी में भी काम कर रहे हैं। उसके लिए फिर ऐसे होता है, आपको स्टूडेंट के अलावा सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, ठीक है। और उसका सिटीजनशिप का क्राइटेरिया अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक आइडिया, आई थिंक
4 साल अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, 4 साल रहते हो यहाँ पे, फिर आपको सिटीजनशिप मिलती है, और फिर लेने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अगर फिर तुर्की क्यों तुम अगर ये मुझसे पूछोगे तुर्की किस हालत में हो कि मुझे अगर इस तरह के हालात में मुझे तुर्की आना चाहिए कि नहीं। अब देखो, अगर तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, और तुम स्कॉलरशिप नहीं है तो ऑयल तुम्हारे पास कोई और, तो बजाय इसके पाकिस्तान में वहाँ पे तो एक फॉरेन तुम एक्सपोयर हो जाता है डिफरेंट कंट्री का, ठीक है। फिर तुम कल्चर लर्न करते हो, दूसरे लोग कैसे रह रहे हैं, उनका कल्चर कैसा है, ठीक है, वो चीज़ें लर्न करते हो, एक कल्चर एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह चीज़ें होती हैं, बजाय इसके कि तुम पाकिस्तान में फिर बैठ के तुम कहो कि जी मैं यार और अपॉर्चुनिटी नहीं है, तुर्की जाने में भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर मैं रेकमेंड करता हूँ कि यार बजाय उसमें पाकिस्तान में रहने के जहाँ पे फी भी तुम इतनी ज़्यादा पे करते हो, तो जब तुम्हें फ्री में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसका अवेल करना चाहिए। चलो ठीक हो गया, थैंक यू। Right. Next, Maida Khan. Sorry, Maida Kiran is here. अस्सलामुअलैकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास आइट्स नहीं है, क्योंकि आइट्स जो था वो मैंडेटरी नहीं था, तो अगर आइट्स नहीं है तो फिर हम ना अप्लाई करें। नहीं, और आइल्स। दूसरा ये, हाँ जी, आप पूछो क्वेश्चन, दूसरा भी। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि पीएचडी में अप्लाई करने के लिए पब्लिकेशन होना जरूरी है। अच्छा जी, आपकी पहला क्वेश्चन कि आइल्स मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल ऐसे आइल्स मैंडेटरी नहीं है, वो तो इसलिए आपको लैंग्वेज दे रहे हैं कि टर्किश सीखो और टर्किश में कंटिन्यू करो आप। वो तो अगर आप चाहते हो कि हाँ जी मैं 1 साल टर्किश लैंग्वेज सीखने के बाद भी टर्किश नहीं कर सकता हूँ, मुझे इंग्लिश चाहिए, ठीक है, तो आप जो है वो उसके लिए आइल्स अगर आपके साथ है तो अपलोड कर देते हो, ठीक है। तो दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, पीएचडी में क्या। पब्लिकेशन होना जरूरी है पीएचडी में एडमिशन के लिए। हाँ, पीएचडी में एडमिशन के लिए पब्लिकेशन का होना, देखो हर चीज़ का अपना एक स्कोप होता है, वो तुम्हारी वैल्यू को बढ़ा देता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अब देखो पब्लिकेशन उनमें से एक फैक्टर है कि जो आपका जो है वो सिलेक्शन चांसेस को बढ़ा देता है, ठीक है, अगर आपके पास पब्लिकेशन है ऑलरेडी तो वो बढ़ा देता है। बाकी ये लक होता है, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी पब्लिकेशन नहीं थी लेकिन वो यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके लक पे, अगर हो तो ऑलरेडी ऑब्वियसली आपको अपलोड करना चाहिए कि हाँ जी मेरी ये पब्लिकेशन है। अच्छा सर, मैंने लास्ट टाइम अप्लाई किया था, मेरा जो बीएस है वो एग्रीकल्चर से है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। मेरा मास्टर आपकी आवाज बहुत कट रही अब आ रही है। है। यस। हाँ जी, मैंने कहा कि मेरा बीएस जो है वो एग्रीकल्चर फैसलाबाद से है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, और मेरा मास्टर कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है, सेम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था और मेरी 3 पब्लिकेशंस भी हैं, और उसके साथ मेरा क्या उसे कहते हैं, मेरे पास 3 इयर्स का वो भी है जॉब एक्सपीरियंस। और आप यकीन करें, मैंने लेटर ऑफ इंटेंट, ये रिसर्च प्रपोजल मैंने जितनी मेहनत से लिखा है, उसके बाद भी आई गॉट रिजेक्टेड। मुझे आप प्लीज गाइड करते हैं कि व्हाट शुड आई डू, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं बस मजीद इस पे क्या काम कर सकती हूँ। बस फिर मेरे को सदका दिया करो। सर मैंने 3 टाइम्स अप्लाई किया है और मैं तीनों दफा रिजेक्ट हुई हूँ। मेरे पास बस आइट्स नहीं है, और मैंने आइट्स के उसमें उसमें भी नहीं था किया कि अच्छा मुझे इंग्लिश में ही जाना है। मैंने कहा कि मैं टर्किश वाला मुझे ओके है, लेकिन फिर भी आई गॉट रिजेक्टेड। मतलब 3 पब्लिकेशंस भी हैं, जॉब एक्सपीरियंस अब भी है, इंटर्नशिप्स भी हैं, और मेरे पास स्कॉलरशिप्स भी हैं। मैं अपनी प्रीवियस स्टडीज पे भी स्कॉलरशिप्स पे पढ़ी हूँ। अब सम आई एम टाइम्स कंफ्यूज। सही सी मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ आपकी बात को। अब सम टाइम्स ऐसे होता है कि आप हर चीज़ में वेल एंड गुड होते हो लेकिन आपकी सिलेक्शन नहीं होती है। फर्क मैं मिसाल देता हूँ छोटी सी। जिस साल हम लोगों ने अप्लाई किया था ना, उस साल मेरे दोस्तों ने भी बहुत सारों ने अप्लाई किया था, उनकी सीजीपीए भी मुझसे अच्छी थी। इवन कि मेरा एक दोस्त है, वो जर्मनी में होता है आजकल, उसने अप्लाई किया था, उसकी 2 पब्लिकेशन थी, उसकी सीजीपीए मुझसे ज़्यादा थी, मेरी 3.91 थी आई थिंक, और उसकी 3.94 या 95 थी, और उसकी 2 पब्लिकेशंस भी थी, उसकी सिलेक्शन नहीं हुई थी, मेरी हो गई थी, ठीक है। तो ये फिर सम टाइम कहते हैं ना, किस्मत की बात आ जाती है, फिर यहाँ पे तो किस्मत ही है, और किस्मत को अच्छा करने के लिए मैंने पहले भी कहा, सदका दिया करे।
थैंक यू सर, बस मेरा यही क्वेश्चन था। थैंक यू नहीं सो नहीं, मच। वो डिसअपॉइंट नहीं होते हैं, होता है समटाइम ऐसे, लेकिन इंशाल्लाह आप अगर हार्ड वर्क कर रही हैं तो उसका आपको वो मिलेगा जरूर। पिछली बार मैंने जितना हार्ड वर्क कर लिया उसके बाद ही यकीन करें, मेरा इस बार तो हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं उस पर अप्लाई करूं। मैं 3 दफा रिजेक्ट हुई हूँ। इतनी मैं ये मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे रिकमेंड किया कि ये मीटिंग ज्वाइन करो। मैं उसके कहने पे आई हूँ इधर, क्योंकि मैंने सब कुछ करके देख लिया और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे ऐसा क्या करूँ। अब बस यही ऑप्शन है कि शायद मैं आइट्स कर लूँ, तो उस पर अप्लाई करके देख लूँ एक दफा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आइल्स कभी भी उनकी प्रायोरिटी नहीं होती है। जो आपकी सिलेक्शन करते हैं उनकी प्रायोरिटी कभी भी आइल्स नहीं होती है, और ना ही वो आप आइल्स के बेस पे सिलेक्शन करते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि उनका मकसद ही अपने कल्चर को प्रमोट करना, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना था, ठीक है। तो अब आप आइल्स करके आते तो उसको क्या, उनको क्या फायदा है इस चीज से? वो तो सिर्फ जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए साथ उन्होंने साइड बाय साइड दिया कि चलो हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज होगी। तो उसके लिए वो तो आइल्स फिर इस तरह होता है कि बच्चे अक्सर प्रॉब्लम फेस करते हैं जब अपना थीसिस राइट अप करते हैं या कोर्सेज आके लेते हैं टर्किश में। तो फिर कहते हैं अगर इसके साथ आइल्स है, ऐसी इंग्लिश अच्छी है, तो अगर लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके पार्ट में इंग्लिश है तो वो इंग्लिश को अवेल कर सकता है। सर मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि अगर मैं, क्योंकि मेरी सिस्टर है वो टर्की में ही होती है और वो वहां से अब पीएचडी कर रही है, तो लेकिन वो मास्टर करने के लिए गई थी, लेकिन गई सेल्फ पे थी। तो मेरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि अब वहां पे उसने एडमिशन ले लिया है पीएचडी में, लेकिन उनका उसका कंडीशनल स्टूडेंट के तौर पे एडमिशन हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई आप 4/4 सीजीपीए लेके आए इन 2 सब्जेक्ट्स में, कुछ इस तरह का है। तो क्या और भी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इस तरह से कंडीशनल स्टूडेंट के तौर पे आपको एडमिशन देती हैं? नहीं, कंडीशनल पे तुमने क्यों अप्लाई करना है? तुम नॉर्मल फिर प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई करो। इनकी फ़ी भी जितनी पाकिस्तान में फ़ी होती है उतनी फ़ी है। मतलब फ़र्ज़ करो अब इस यूनिवर्सिटी की एक सेमेस्टर की जो फ़ी है वो फ़र्ज़ करो 5,000 टर्किश लिरा है। वो तो 5,000 तो नहीं होगी, माइट बी कम, माइट बी थ्री उनकी थाउजेंड फाइव हंड्रेड ढाई या सौ मतलब 2.5 लाख पाकिस्तानी है। उन्होंने अभी रिसेंट, वो मैथ्यू में होती है, अनकरा में, तो वो उस यूनिवर्सिटी का मुझे आइडिया है। सो डिपेंड करता है, वेरी करता है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर भी वेरी करता है, फिर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है। तो उसके रूल्स भी वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे नॉर्मली प्राइवेट एडमिशन होते हैं, सेल्फ बेस पे स्टूडेंट्स आते हैं, फिर वो फी उनकी ज़्यादा होती है। लेकिन मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि प्राइवेट आपने पढ़ना और आप तुर्की में आओ। तो स्कॉलरशिप तो मिल नहीं रहा, अब क्या करें, यही ऑप्शन। फिर प्राइवेट अगर जाना है तो फिर किसी और कंट्री में जाओ ना। तो इसमें यहाँ पे तो फिर अर्निंग का भी कोई जरिया नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। लैंग्वेज आती भी हो तो फिर मैक्सिमम जो जॉब आपको मिलती है वो रेस्टोरेंट्स पे, कैफेज पे जॉब करते हो। फिर उनकी जगह जॉब करने की बजाय फिर मेरा नहीं ख्याल कि फिर आप एक ही काम कर पाते हो, या स्टडीज करो या फिर जॉब करो। सही, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि मैं अब, अगर मुझे यहाँ ये वाली स्कॉलरशिप मुझे अब अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास आइट्स नहीं है, तो मैं क्या एक दफा और ट्राई करके देख लूँ? ट्राई करने में क्या हर्ज जाता है? कुछ जाना है आपका? कुछ नहीं जाना, ट्राई कर लो, एटलीस्ट माइट भी लास्ट टाइम नहीं हुआ तो इस टाइम माइट भी हो जाए। तो ये तो चलिए, बहुत डिपेंड करता शुक्रिया। है यार। मेरा अपना भाई है, वो फिजिक्स के लिए 3 साल पीएचडी में 3 साल से अप्लाई कर रहा है पीएचडी के लिए। जब जिस साल मैंने अप्लाई किया था उसने भी उस साल अप्लाई किया था। वो 3 साल से रिजेक्शन हो रहा है, मेरा मास्टर्स खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, समटाइम किस्मत पे हो जाता है बस, कि कह लो ना सही टाइम नहीं आया अभी। तो सेम टाइम जरूरी नहीं है किसी को सिर्फ करना है। और यूनिवर्सिटी में बहुत सारी स्कॉलरशिप है जिनका बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। जैसे किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी है, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी है, सऊदी अरेबिया में बहुत अच्छा स्टाइपेंड देती है। रिसर्चर बहुत अच्छे हैं, उनकी रिसर्च काफ़ी अच्छी है। अब उसको तुम उस पर अप्लाई करो। अब चाइना की इतनी सारी स्कॉलरशिप, जैसे चाइनीज वो क्या है, साइंस अकेडमी से कोई स्कॉलरशिप है, आंसू है। उसके अलावा ठीक। और इंटरनेशनल बहुत सारी स्कॉलरशिप होती हैं। इरास्मुस मुंडस है, उसके अलावा कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया की है, उसके अलावा जर्मनी की डीएडी है, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जी, आफ्टर सेशन जो है ना जैन भाई का कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल भी आपसे शेयर कर लेंगे। अगर आपने कोई पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करनी हो तो फिर जैन भाई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमाद इजाज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने भी मैं BSCS कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा।
तो क्या आईटी डिपार्टमेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में या नहीं? हाँ यार, कंप्यूटर साइंस एक हर मतलब इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिपार्टमेंट है एक, तो हर जगह होता है वो, ठीक है। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो ऑब्वियसली। और सर क्या अभी मैंने जैसे इंटरमीडिएट में लास्ट वो है डिग्री है, तो क्या मुझे भी रिसर्च प्रपोजल बनवाना पड़ेगा? और वो जो रिकमेंडेशन लेटर है वो हमारे प्रोफेसर मास्टर तक ही हैं, तो उनसे बनवा सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, मैंने पहले भी कहा था कि आपकी लास्ट डिग्री जिस स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से है वहाँ से आप रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हो। और सर इस स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन किस टर्म्स में, टाइम पीरियड कितना होता है या जी, जो टाइम पीरियड कितना होता है टोटल, मतलब कितने साल तक की हमें स्कॉलरशिप वेरी मिलती है? वेरी करता है। बैचलर्स के लिए 5 साल की होती है, मास्टर्स के लिए 3 साल की होती है, पीएचडी के लिए 5 साल की होती है। और सर ये हमारी फुल ट्यूशन फी वगैरह कवर करती है? हाँ हर चीज़ कवर करती है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कोई मसला नहीं। Next, Realme C2. सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हमें काम करने की परमिशन होती है? करने की परमिशन नॉर्मली वैसे ना लिखा होता है कि नहीं होती, लेकिन काम कर ले तो कोई नहीं पूछता। अगर आपके साथ वो रेजिडेंस परमिट हो तो फिर आप कर लेते हो। सर ये पूछना था, जो रिसर्च प्रपोजल होता है, हम प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट है तो उनके लिए भी जरूरी होता है ये? देखो आपका बैकग्राउंड क्या है, किस चीज़ से, वो मैटर नहीं करता है। आप अप्लाई किस चीज़ के लिए कर रहे हो, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको उनको फॉलो करना पड़ता है उस क्राइटेरिया को। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, उन्होंने लिखा है कि इसके लिए रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ता है, तो आप लिखते हो। या आप मैटर नहीं करता आपने कहाँ से पढ़ा है, क्या फील्ड है आपका, आप डिपेंड करता है। आप मास्टर्स करने चाह रहे हो, रिसर्च प्रपोजल है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। जी जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। Next, Zainul Abdi. Zainul Abdi. Asad Ali Khan. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैर खैरियत है? वालेकुम अ, सलाम जी, सब खैर खैरियत है। किसी ने नहीं पूछना, इस वजह से मैंने कहा चले पूछ लें। अच्छा भाई, मैंने एक दो क्वेश्चन है मेरे। मैंने ना 2 साल पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है यूआईटी लाहौर से। तो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मेरे पास रिसर्च प्रपोजल पड़े हैं एक दो। तो क्या मैं पुराने रिसर्च प्रपोजल, कह लें कि वेल डिफाइंड प्रपोजल्स हैं, उनके ऊपर अप्लाई कर दूं? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरव्यू से पहले मोफा से रजिस्ट्रेशन वगैरह होना लाजमी है कि नहीं लाजमी? पहली बात ये, आप अप्लाई कर सकते हो उनकी बेस पे यूज, अगर आपको लगता है कि जी वो अप टू डेट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो उनकी बेस पे। दूसरी बात जो है, वो आपको किसी किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होती है इंटरव्यू से पहले। पहले जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, जब आप वो आपको फाइनली सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। Zainab Javed. Assalamu alaikum. First of all, thank you so much for organizing this uh, program. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा जो बैचलर्स है वो फार्मेसी में है। तो आपने मेंशन किया था कि फार्मेसी, मेडिसिन और डेंटिस्ट के लिए 90% मार्क्स चाहिए। तो मैंने अब मास्टर के लिए अप्लाई करना है, तो स्टिल मुझे 90% स्कोर चाहिए होगा बैचलर्स में? वैसे जो उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया है वो तो 90% मेंशन किया हुआ है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने जिनकी सिलेक्शन 80% पे भी हुई है, 85% पे भी हुई है। डिपेंड करता है कि उस साल के जो एप्लीकेंट्स हैं
उनमें से कितने टॉप परफॉर्मर्स हैं, ठीक है। तो अगर आपकी 80 से अबव है, आपको लगता है ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। वो तो एक अपने लक ट्राई करने में क्या वो प्रॉब्लम है, वो तो बंदा कर सकता है। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब अगर एक पर्सन है, उसका ये मोटिव है कि वो स्कॉलरशिप बेस पे बाहर जाना चाह रहा है और वहां पे जाके वो अपनी लाइफ सेट करना चाह रहा है इन फ्यूचर, तो क्या टर्की इसके लिए अच्छी जगह है कंपैरिजन टू पाकिस्तान? सही, ये जगह तो जी अच्छी है, लेकिन ऐसे होता है कि हर जगह के अपने वो पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कहते हैं प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं नेगेटिव पॉइंट्स भी। तो यहाँ पे अब जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बगैर यहाँ पे सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। आपको जॉब नहीं मिलती है अगर लैंग्वेज नहीं आती है। फिर और बहुत सारे मसले होते हैं। फिर आप सिटीजनशिप ले भी लेते हो तो भी आपको लैंग्वेज फिर भी कंपलसरी है। तो मेरा तो फिलहाल जितना तजर्बा है वो तो स्टडीज़ के रिलेटेड ही है। यहाँ पे स्कॉलरशिप के रिलेटेड, अब यहाँ पे लाइफ रहने के बाद लाइफ स्टाइल कैसा होता है, कैसे आप रह सकते हो एज अ नॉर्मल सिटीजन, वो तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है उस हवाले से। क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो स्टूडेंट्स के तौर पे रह रहे हैं आरसी, जैसी डिग्री खत्म हुई तो चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जॉब्स कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स हैं, मैं पहले बात की प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो फिर लैंग्वेज आनी चाहिए, बस लैंग्वेज आती है फिर आप कर लेते हो। बाकी ऑफ कोर्स पाकिस्तान से तो मतलब आप कंपेयर करें, अपना मुल्क तो अपना ही होता है, लेकिन वो एक हुब्बुल वतनी एक अलग साइड पे है। फिर आप लाइफ क्वालिटी की बात करोगे, स्टैंडर्ड्स की बात करोगे, तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पे। और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो स्कॉलरशिप होती है वो लाइक मास्टर 3 इयर्स प्रोग्राम है, तो वो थ्रू आउट द 3 इयर जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जो भी इसकी स्कॉलरशिप की वो है कवर कर रही है, यानी स्टाइपेंड और ट्यूशन फी, जब थ्रू आउट द मास्टर, यानी कि इससे की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इतना जीपीए इतना स्कोर मेंटेन करना है, तो फिर ये आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको एक बार स्कॉलरशिप लग गया तो आपको बस पास करना है, फेल नहीं होना। अगर फेल होते हो तो फिर वो आप लोगों करते हैं, तो उसके अलावा ऐसा कोई मसला नहीं है। थोड़ा जैन भाई माइक करीब कर लो। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सुफियान। टोटल कितने हैं जिनके क्वेश्चंस हैं अभी? जैन भाई तकरीबन 5-6 लोग रह गए। यार अगर कुछ लोगों के क्वेश्चंस कॉमन हैं तो काइंडली आप लोग, मतलब जिस तरह आपने कोई मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन करें रिसर्च प्रपोजल या इस तरह की चीज़ों के हवाले से, तो काइंडली आप कोशिश करें कि आप अपने क्वेश्चन का आंसर वहां से ढूंढेंगे तो मुझे उम्मीद है मिल जाएगा, क्योंकि ये तो इतनी वो नहीं है इसका क्राइटेरिया या चीज़ें। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना वो मैं स्किप करता रहता हूँ। सुफियान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जैन भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में आपने बोला था, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आप जी जी। अच्छा, लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में बोला था, तो हम यूनिवर्सिटीज को प्रेफरेंस देते हैं अगर, क्योंकि इसमें अब यूनिवर्सिटीज मोर देन वन चूज करनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल ऐसा होता है, 12 यूनिवर्सिटी तक मैक्सिमम कर लेते हैं। जी ठीक है, तो मतलब लेटर ऑफ इंटेंट तो हम जस्ट वन एक ही अपलोड कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल यार, वो आप जो अप्लाई कर रहे होते हो, मैंने पहले भी शुरू में कहा था, वो आप पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हो, वो उसका जनरल क्राइटेरिया है। वो सारी चीज़ें अप्लाई करते हो, फिर आप जैसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो आपको पूरा डेटा जो है वो उस यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दिया जाता है।
जी ठीक है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है ना, हम लेटर ऑफ इंटेंट या मोटिवेशन लेटर जब लिख रहे होते हैं उसमें अपने फील्ड का जो प्रोफेसर होता है अगर उनकी वेबसाइट पे देखें तो वो मेंशन कर देते हैं। नहीं नहीं, आपको उस यूनिवर्सिटी को या फिर प्रोफेसर को, अगर आपके साथ एक्सेप्टेंस लेटर हो तो आप लगा सकते हो। आप अपने उसके में क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट में इस तरह डायरेक्ट लिखने का कोई फायदा नहीं होता है मेरे ख्याल से, कि आपको वो सुपरवाइजर का आप करो कि जी मैं सुपरवाइजर से उसके साथ जो उसके रिसर्च एरियाज हैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, ऐसा जी ठीक है। benefit जी जी ठीक है, मतलब जनरली एक लेटर ऑफ इंटेंट लिख के अपलोड करना होता है। नहीं। और सेकेंडली जैसे हमारा बैचलर्स होता है, बैचलर्स में तो हमारी कोई रिसर्च नहीं होगी, तो नेक्स्ट जो भी हम फील्ड चूज करना चाह रहे हैं तो रिसर्च प्रपोजल उसी की बेस पे होना चाहिए। जी बैचलर्स के लिए पहले तो रिक्वायर नहीं है, आई थिंक सो नहीं नहीं ये। सॉरी, बैचलर्स होगा हमारा, मास्टर्स के लिए अप्लाई करना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जो हमारा ये है रिसर्च रिसर्च प्रपोजल। प्रपोजल है, उसका टॉपिक यानी कि हम जो जिसमें परसुएट करना चाह रहे हैं रिसर्च, हम उसको मेंशन करें। तो मतलब पहले तो हमें ये होना चाहिए ना कि हम उन यूनिवर्सिटीज में देख लें कि कौन सी फील्ड्स जो है ना वो ऑफर कर रही हैं। देखो ना यार, वो तो आपको आपके खुद पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो। कोई आइडिया है, नहीं आइडिया है, फिर आप यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट से भी कॉपी कर लेते हो वहाँ की, यार ये यूनिवर्सिटी इन चीज़ों पर काम कर रही है, मैं इन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मैं उनके उस प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करूँ। जी चलें, इंशाल्लाह वो तो जब ट्राई करेंगे तो प्रपोजल लिखते वक्त। और एक और दूसरी चीज़ ये लास्ट वन के जो हमने जब अप्लाई तो कर देना है, तो उसके इन जनरल जो लैंग्वेज वहाँ पे सिलेक्ट होती है वो टर्किश ही होगी। जी तो क्योंकि उसका तो हमसे वो स्किल नहीं मांगा, क्योंकि वहाँ पे आपने जैसे स्टार्ट में स्लाइड में बताया था कि 1 ईयर का कोर्स वो ऑफर करते हैं खुद से, जी तो उसके लिए हमसे तो नहीं मतलब कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे या कोई कोर्स मांगेंगे टर्किश लैंग्वेज में। मैंने शुरू से इतनी बार वो बात रिपीट की है कि उसका मोटिव ये था कि अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना। अगर आपको ऑलरेडी लैंग्वेज आती है, ठीक है, आपने सीखी है कहीं से, तो वो उनको क्या जी बेनिफिट देगी, ठीक है। तो इसलिए मतलब अपना लैंग्वेज कोर्स रखें, स्पेशली 1 साल का, कि वो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे वो लैंग्वेज सीखेंगे हमारे, ठीक है। आपको जी आती ठीक नहीं है। तो आपको कवर पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन बस आपको नहीं वो तो टैली आना होता है। थोड़ी थोड़ी आती है, पोर्तुगल गाजी देख देख के। सही सही। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जैन पे काइंडली ना माइक थोड़ा करीब कर लें। जी जी मैं करता हूँ यार। नेक्स्ट आयशा अली। यार थोड़ा सा ना जल्दी कर लें हम लोग, मेरा ना थोड़ा काम है तो वहाँ पे जाना काइंडली जिनके सिमिलर क्वेश्चंस है ना वो हैंड डाउन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बीएस थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, बायोकेमिस्ट्री बीएस, और मुझे स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। तो मेरे पास तो कोई इंटर्नशिप और ये इस तरह लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस वगैरह नहीं है मुझे। मैं बायोकेमिस्ट्री से मुझे लाइफ साइंसेज में अप्लाई करना है, तो क्या आप समझते हैं कि मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं, मतलब रिकमेंडेशन बात है। पहली बात तो ये है कि आप अगर थर्ड सेमेस्टर आप बीएस करें, तो जहाँ मुझे जितना मुझे पता है कि बीएस में 8 सेमेस्टर होते हैं, आई थिंक सो। तो आप तो हाँ अप्लाई जी। करने का वो आपका क्राइटेरिया पे आप फॉल नहीं करती हैं, तो आपका तो लेट ख़त्म हो गया ना। तो इसलिए आपके एप्लीकेशन तो कभी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये तो ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हो, अभी इसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है। थैंक यू। सईदा हीरा बिनीश। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी रिसेंटली टर्किश बुस्लारी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रही थी। तो मैंने इसकी सारी जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो पुट की, अपनी प्रोफाइल वगैरह ये वो। उसके बाद जब मैंने प्रोग्राम पे अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी थी, उसके बाद फिर प्रोग्राम एप्लीकेशन स्टार्ट होती है जिसमें हम प्रोग्राम्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आया था कि व्हाट डिड यू डू आफ्टर योर कॉलेज। तो अब मेरा बेसिकली जो मेरी डिग्री है ना वो जुलाई 2023 में खत्म हुई है बीएस की। तो अभी जो है वो जनवरी 2024 चल रहा है, यानी कि एक सेमेस्टर का गैप है।
तो मैंने वहां पे मुझे तो ये था कि चलो मैं कुछ भी करके आगे देखती हूँ कि नेक्स्ट क्या आता है, तो मैंने लिख दिया कि आई डिड नॉट डू एनीथिंग। उसके बाद फिर आगे आ गया, सारी मेरी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होगी कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं आप, ये वो। लेकिन अब मुझे थोड़ी वो हो रहा है कि पता नहीं यहाँ पे मुझे जस्टिफाई करना चाहिए था कि मैंने इतनी देर में क्या किया या नहीं, और वो ऑप्शन मैंने दोबारा ढूंढने की बहुत कोशिश किया लेकिन वो मुझे दोबारा नहीं मिला। चाहे मैंने वो एप्लीकेशन को डिलीट करके दोबारा स्टार्ट किया या कुछ भी किया, वो दोबारा नहीं आया। तो क्या इस पे कोई मसला होगा? हम्म, चलें अब तो खैर वो हो गया अब मसला तो। पता नहीं, अब वो जब इवेलुएट करेंगे, अगर वो खर दिमाग बंदा होगा कहेगा यार 6 महीने हो गए हैं इसको और इस 6 महीनों में इसने कुछ भी नहीं किया है, तो एटलीस्ट मतलब अब क्रिएटिविटी का रूल ये होता है, अगर आप 6 महीनों में लिखते हैं कि हाँ जी मैं उस 6 महीनों के लिए हमारे वहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर फर्ज करो, आप अगर आप एग्रीकल्चर से हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर का जी एग्जाम होता है तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी, साइड बाय साइड मैं स्कॉलरशिप फंडिंग कर रही थी, इस तरह की चीज़ें बंदा इंक्लूड कर देता है, ठीक है, बजाय ये लिखने के मैंने तो वो 6 महीने बस मंजी पे ही गुजार दिए हैं, तो वो थोड़ा सा फिर उस बंदे को भी कहता है यार इसने 6 महीने ज़ाया कर दिए, तो इस तरह। बाकी ये है कि अब हो गया है, तो इसकी टेंशन लेने की बात नहीं है इतनी, तो कोई मसला नहीं, हो गया, बाकी अल्लाह को छोड़ दें। तो ये चेंज हो सकती है किसी तरीके से? चेंज अब जितना मुझे अंदाजा है कि आप अगर आप अपना वो एप्लीकेशन डिलीट करके नई ईमेल से रजिस्टर करके करते हो तो माइट भी वहाँ पे आ जाए कि इस टाइम के दरमियान आपने क्या किया, और इवन कि आपको वो इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन की डेट ये है, अब डेट तक आपने क्या किया, तो आप वहाँ भी बता सकते हो, वो कुछ इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू। मैं दोबारा एक दो दफा ट्राई कर लेती हूँ, बट मैंने जहाँ तक ट्राई किया वहां तक तो दोबारा नहीं आया वो ऑप्शन। मैं हालांकि जस्टिफाई कर सकती हूँ, मुझे तो ये था कि दोबारा ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि मैंने आइल्स की तैयारी की, मैंने आइल्स एग्जाम दिया, उसके अलावा भी बहुत सारी मैं एक्टिविटीज के बारे में लिख सकती थी, बट वो दोबारा से आ नहीं रहा। वैसे लास्ट क्वेश्चन सबर ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्सेप्टेंस लेटर लेने का क्या तरीका होता है यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली, इस स्कॉलरशिप के लिए भी और अदरवाइज एज वेल। और सेकंड चीज़ मैंने ये पूछनी थी कि अगर हम स्टडी गैप लेते हैं, गैप ईयर लेते हैं, तो उसका कितना इफेक्ट होता है स्कॉलरशिप मिलने के अंदर? देखेंगे इसमें कोई इफेक्ट नहीं था, बस ये चीज़ है कि आपकी एज उस क्राइटेरिया पे फॉलो कर रही है। दूसरी बात यह है कि जो एक्सेप्टेंस लेटर का तरीका होता है, आप यूनिवर्सिटी में जाके अपने डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे प्रोफेसर की लिस्ट होती है, उनका प्रोफाइल होता है, जैसे माइक तरीक कर ली। हाँ, मैं बता रहा था कि वो टाइम गैप डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, बस इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपका जो एज का जो फैक्टर है वो उसके क्राइटेरिया पे फॉल कर रहा हो। दूसरी बात ये है कि एक्सेप्टेंस लेने का रूल ये होता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी जिस मुल्क से जिस यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी से लेना चाह रही हैं एक्सेप्टेंस लेटर, अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पे प्रोफेसर की एक लिस्ट होती है, प्रोफाइल उनका वहाँ पे ऐड होता है, उनके रिसर्च एरियाज इंक्लूड होते हैं, आप उन रिसर्च एरियाज को देखते हो, अगर वो आप उन एरियाज में इंटरेस्टेड हो तो आप उनको ईमेल करते हो कि हाँ जी मैंने इस पे पहले काम किया था, इसके बारे में मुझे एक्सपीरियंस है, मैं मजीद इस पे काम करना चाहती हूँ, ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं, मुझे आपसे एक्सेप्टेंस चाहिए, वो दे देते हैं। कितने ओके और सर, हैं यार? थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, नो प्रॉब्लम। कितने हैं? सर वैसे तो अपना 3-4 पड़े हैं लेकिन ऑल राइट, थैंक्स अ लॉट आपका जैन भाई कि आपने इतना टाइम दिया है और वो भी लैब में बैठे हुए, आई कैन एक्सपेक्ट। थैंक्स अ लॉट जैन भाई, नो प्रॉब्लम। तो और आपके ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आप कहेंगे वो मैं हाँ पार्टिसिपेंट में शेयर भी कर दूंगा जिनको जी जी, रिक्वायर होगा। मेरा ईमेल उनसे शेयर कर दीजिए, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं इनको जरूर रिप्लाई दूंगा। अभी फिलहाल मैं लैब में था तो कुछ काम है उसको मुझे खत्म करना था, तो हमजा भाई ने कहा कि यार नहीं मंडे को हम कर लेते, तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है, तो इसके लिए मैं बहुत सॉरी करता हूँ आप लोगों से, अगर मैंने कोशिश किया कि आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूँ, जिनके रह गए हैं वो मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको आंसर कर दूंगा।
जी जैन भाई, ये तो आपकी मोहब्बत है। जज़ाकल्लाह खैर। कोई बात नहीं, अल्लाह चलो हाफिज। अल्लाह हाफिज।